कहानी की शुरुआत होती है सन 1923 से 1923, जहां दो बच्चे एक प्लेन के अंदर खेल रहे हैं, जिनमें से एक का नाम रेफ होता है और दूसरा उसका दोस्त होता है। तभी रेफ के दोस्त का डैड वहां पर अपना जहाज लेकर आता है। रेफ के डैड के जाने के बाद ये दोनों रेफ के डैड के प्लेन में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी खेल ही खेल में उनसे वो प्लेन चल पड़ता है और वो प्लेन थोड़ा थोड़ा उड़ने भी लग जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो प्लेन रुक जाता है। ये देखकर रेफ के दोस्त के डैड वहां पर आते हैं और ये देखकर रेफ के दोस्त को मारने लग जाते हैं। तभी रेफ अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके डैड पर हमला कर देता है। फिर रेफ के दोस्त के डैड वहां से चले जाते हैं। फिर रेफ का दोस्त उससे कहता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम हमेशा मेरी हिफाजत करते हो। और फिर इसी तरह वक्त गुजरता जाता है और हम देखते हैं 1941। बस ये वही वक्त जब दूसरी जंग अजीम शुरू हुई। जर्मन ने यूरोप पे हमला कर दिया था, लेकिन अमेरिका अभी भी इस जंग में शामिल नहीं हुआ। रेफ और उसका दोस्त बड़े हो गए हैं और इस वक्त वो एयरफोर्स में पायलट। रेफ का मेजर उसे बुलाता है और उसे कहता है कि ब्रिटिश ने उसे जंग में जाने के लिए चुन लिया है और अब ये तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मुझे ये पता है कि आज नहीं तो कल हमें इस जंग में लाजमी उतरना पड़ेगा और जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा पायलट्स की जरूरत होगी और ये मेरा फर्ज है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें रोक सकता हूँ, लेकिन ये बात मैंने तुम पर छोड़ दी है, अगर तुम चाहो तो जा सकते। ये सुनकर रेफ कहता है, सर अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? तो मेजर कहता है कि मैं तो जरूर जाता ब्रिटिश के लिए, और फिर रेफ भी जाने की तैयारियां शुरू कर देता है। असल में जर्मन के लीडर ने लगातार हमले करके यूरोप को कमजोर कर दिया और इसीलिए ब्रिटिश अमेरिका के पायलट्स की मदद चाहते हैं। अब जब रेफ के दोस्त को पता चलता है कि वो ब्रिटिश के लिए जंग में लड़ने के लिए जा रहा है तो उसे बहुत दुख होता है और उसे पता होता है कि उस जंग में जाना खतरे से खाली नहीं है। तब उसे नाराज देखकर रेफ कहता है कि मैं बहुत जल्द 25 का हो जाऊंगा और फिर ये लोग मुझे सिर्फ फ्लाइट का टीचर ही बनाकर छोड़ देंगे, लेकिन मैं एक फौजी और फाइटर बनना चाहता हूँ और एयरफोर्स के लिए लड़ना चाहता हूँ, इसलिए मेरे दोस्त समझने की कोशिश करो और मुझे जाना ही होगा। जिसके बाद रेफ मेडिकल टेस्ट के लिए जाता है जो जंग में जाने से पहले होता है और जिसमें पूरे जिस्म को चेक किया जाता है, ये देखने के लिए कहीं कोई मसला तो नहीं है, और उसमें नज़र भी चेक की जाती है कहीं कोई नज़र का मसला तो नहीं है। अब रेफ को ऐसा मसला था कि उसको पढ़ते हुए किसी चीज़ को मसला हो जाता था, वो नहीं पढ़ पाता था, और जब उसकी नज़र चेक करवाने की बारी आती है तो वहाँ एक नर्स बैठी होती है जिसका नाम एवलिन होता है। वो समझ जाती है कि इसे पढ़ने में मसला है और वो कहती है कि तुम्हें नज़र का मसला है, इसलिए मैं तुम्हें पास नहीं करती। रेफ कहता है कि मुझे सिर्फ पढ़ने में मसला है, इसके अलावा मेरी नज़र इतनी तेज़ है कि तेज भागते हुए खरगोश पर भी निशाना लगा सकता हूँ। अब उसका जुनून और शौक देखते हुए वो नर्स उसको पास कर देती है मेडिकल टेस्ट, और फिर रेफ पहले ही नजर में एवलिन को पसंद भी करने लग जाता है और वो इस बारे में उसे बता भी देता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और एक साथ बहुत सा वक्त गुजारते हैं। फिर रेफ उसे बता देता है कि मैं कल जंग पर जा रहा हूँ और मैं लड़ूंगा ब्रिटेन की तरफ से। ये सुनकर एवलिन काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि अब से पहले उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो जंग पे जाने वाला है। एवलिन कहती है कि वो कैसे जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ जंग पर लेके जा सकते हैं, जिस पर रेफ कहता है कि कोई मुझे जबरदस्ती नहीं लेके जा रहा, बल्कि मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो रुक भी सकता, मगर मैं जाना चाहता। जिसके बाद वो जंग पर चला जाता है। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं, आखिर कब तक हम ये ड्रामा करते रहेंगे कि दूसरी जंग नहीं हो रही, जबकि वो तो शुरू भी हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि हम सब भी इसी जंग में हिस्सा लें और अपने पड़ोसी मुल्कों की मदद करें, लेकिन उनकी इस बात पर बाकी मेंबर राजी नहीं हो। वो लोग उनसे कहते हैं कि दुश्मन जंग का सामान बना रहा है, टैंक्स, वेपन्स, बॉम्ब वगैरह, और हम क्या बना रहे हैं? हमारे पास तो फिलहाल कोई भी तैयारी नहीं है जंग, इसीलिए हम चाह कर भी ना जंग में शामिल हो सकते हैं और ना ही पड़ोसी मुल्कों का कोई साथ दे सकते हैं, क्योंकि हमारी कोई तैयारी नहीं है। उधर जापान अमेरिका की वजह से परेशान होता है, क्योंकि अमेरिका ने जापान को तेल देना बंद कर दिया होता है और जापान को तेल की सख्त ज़रूरत है और उनके पास सिर्फ 18 महीने का तेल बचा हो। फिर जापान का लीडर कहता है कि वो वक्त आ गया है कि हमें अमेरिका पर हमला करना हो, और ये हमला हम अचानक करेंगे। हम उनकी नेवी पर हमला करके उनके जहाज़ों के ग्रुप को उड़ा देंगे और उस पूरी जगह जिसका नाम पर्ल हार्बर है उसको तबाह कर देंगे। उधर जंग के अंदर रेफ अपना प्लेन उड़ा रहा होता है, बहुत सारे दुश्मनों के जहाज़ों को वो मार भी देता है और साथ ही साथ वो एवलिन को खत भी लिखता रहता है। अब वो दोनों एक दूसरे से दूर तो होते हैं, लेकिन उनके दरमियान मोहब्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। रेफ उसे ये भी बताता है कि यहाँ पर पल पल खतरा है। फिर रेफ जंग के लिए जाता है तो दुश्मन उसके प्लेन पर भी अटैक कर देते हैं, जिससे उसके प्लेन में आग लग जाती है और उसका प्लेन समंदर में जाके गिर जाता है, जिससे सब ये मान लेते हैं कि रेफ मर चुका है। और एवलिन को ये खबर देने के लिए रेफ का दोस्त जाता है, क्योंकि रेफ ने जाने से पहले अपने दोस्त को कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये खबर तुम जाकर एवलिन को देना, ताकि मुश्किल वक्त में उसको उसका दोस्त संभाल ले और सहारा दे सके। रेफ
रेफ की मरने की खबर सुनकर एवलिन काफ़ी टूट जाती है और रोना शुरू कर देती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो उसकी यादों को भी मिटाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे कहा था कि सब कुछ भुलाकर तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ रेफ का दोस्त भी उसे पसंद करता है और वो उसकी ज़िंदगी में आना चाहता है। अब क्योंकि एवलिन को भी आगे बढ़ना था, इसलिए दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और आखिरकार एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उधर जापान अमेरिका पर हमला करने की पूरी तैयारी कर रहा हो। वो पर्ल हार्बर की सारी डिटेल्स यानी तस्वीरें वगैरह अपने पास इकट्ठी कर लेता है, जिससे उन्हें सब पता चल जाता है कि हमने कब, कहाँ और कैसे अटैक करना है। और तो और वो अमेरिका का ध्यान भटकाने के लिए वो उल्टे पुल्टे मैसेज भेजता रहता है। अब अमेरिकन मीटिंग में होते हैं तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा कुछ ना कुछ ज़रूर होता है कि जापान उनके खिलाफ कोई ना कोई काम ज़रूर कर रहा है, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं होता कि जापान पर्ल हार्बर पर हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। फिर एक रात अचानक से एवलिन के सामने रेफ आ जाता, क्योंकि वो मरा नहीं, अभी भी जिंदा था। उसे देखते ही एवलिन काफ़ी हैरान और जज्बाती हो जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे लगा कि तुम मर चुके हो, क्योंकि मुझे ऐसी ही खबर मिली। रेफ कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा जहाज पानी में गिर गया, लेकिन मछुआरों के एक जहाज ने मेरी जान बचाई। वहाँ से बचाकर वो मुझे अपने मुल्क में ले गए थे और वहाँ से मैं तुमसे राब्ता नहीं कर सका, लेकिन हर पल मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुमसे मिलना चाहता था लेकिन मिल नहीं सकता, और देखो आज वो वक्त आ ही गया, आज मैं तुम्हारे बिल्कुल सामने। फिर एवलिन रेफ को बता देती है कि तुम्हारा दोस्त और मैं एक साथ हैं, यानी एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये जानकर रेफ काफी दुखी हो जाता है और तभी यहाँ पर उसका दोस्त भी आ जाता है, लेकिन रेफ उससे बात नहीं करता और नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। रात को रेफ के दोस्त उसके वापस आने की खुशी में जश्न मना रहे होते हैं। तब यहाँ पर रेफ का दोस्त भी आ जाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, क्योंकि रेफ को लग रहा था कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, लेकिन रेफ का दोस्त उसे काफी समझाने और मनाने की कोशिश करता है। देखो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, तुम्हारी मौत की खबर सुनकर हम बिल्कुल टूट चुके थे और उस मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन रेफ उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था और उसे यही लग रहा था कि उसके दोस्त ने ही उसे धोखा दिया है। फिर दोनों को ही गुस्सा आ जाता है और एक दूसरे से लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन काफ़ी देर बाद जब दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वो एक साथ गाड़ी में बैठकर गप्पे शप्पे भी लगाते हैं। रेफ का दोस्त कहता है कि फिक्र मत करो, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, जिस पर रेफ कहता है कि मेरा ख्याल है अब हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं होगा। ये कहने के बाद दोनों ही उस गाड़ी में सो जाते हैं। उधर बहुत ज़्यादा मैसेजेस आने की वजह से अमेरिका को पता चल जाता है कि जापान हम पर हमला करने वाला है, लेकिन अमेरिका को ये बिल्कुल पता नहीं होता कि जापान कहाँ हमला करेगा। जापान का ये प्लान था कि वो सुबह सुबह प्लान हार्बर पर हमला कर और अमेरिका को सबक सिखा देंगे। इसीलिए वो अपने बहुत सारे प्लेन्स को पहाड़ों से भी नीचे उड़ाकर वहां पर आ जाते हैं और देखते ही देखते पर्ल हार्बर पर हमला भी कर देते हैं। हमले में जापान अमेरिका के इस पर्ल हार्बर को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर देते हैं। सारी सूरत हाल को देखते हुए रेफ और उसका दोस्त अपने प्लेन तक आ जाते हैं। रेफ अपने दोस्त को कहता है कि लड़ने के लिए मुझे एक अच्छे साथी की जरूरत है और तुम मेरा साथ देना। उसके बाद वो अपनी टीम के साथ मिलकर जापान के जहाज़ों पर हमला करने लगे, लेकिन जापान के 350 जहाज थे, इसलिए वो इन पर भारी पड़ रहे थे। फिर जापान के प्लेन रेफ के प्लेन का पीछा करना शुरू कर देते, लेकिन रेफ अपनी टीम के साथ मिलकर जापान के 29 प्लेन्स को गिरा देते। लेकिन इससे जापान को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमेरिका को अच्छा खासा फर्क पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से पर्ल हार्बर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था और इस तबाही की वजह से काफी सारे लोग मारे जाते। फिर अमेरिका का सदर अपने लोगों के साथ बात करता है कि इतने वक्त से हम ये दिखावा करते रहे कि जापान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, अंदर ही अंदर दुश्मनी चल रही थी। इसलिए वो वक्त आ गया है कि हम दूसरी जंग अजीम में उतरें और मैं जापान के खिलाफ जंग का ऐलान करता। अब रेफ और उसके दोस्त को जापान के खिलाफ एक खुफिया मिशन पर भेजा जाता है, लेकिन वहां जाने से पहले एवलिन रेफ के पास आती है और उसे बताती है कि मैंने और तुम्हारे दोस्त ने शादी कर ली और मैं माँ बनने वाली, मगर ये बात मैंने अभी तक उसे नहीं बताई। अब सारी सूरत हाल देखते हुए रेफ उन दोनों को माफ कर देता है और अपने दोस्त को कहता है कि तुम जंग पर मत जाओ, क्योंकि एवलिन पहले भी एक बार अपना प्यार खो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि दोबारा उसके साथ कुछ ऐसा हो, क्योंकि रेफ जानता है कि वो जिस मिशन पर जा रहे हैं वहां से वापस आना नामुमकिन है। लेकिन रेफ का दोस्त कहता है कि हम दोनों ही जाएंगे उस मिशन। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे पायलट होते हैं और उन्हें बताया जाता है कि ये एक खास मिशन है और इस मिशन में आप सबने टोक्यो पर हमला करना है और ये जापान के बिल्कुल दरमियान में, और ये मिशन बहुत ही मुश्किल है और हमारी नेवी हमें टोक्यो से कुछ दूर ले जाएगी, जिसके बाद हम अपने प्लेन के जरिए वहाँ हमला करेंगे। फिर वो दिन आ जाता है जब ये पर्ल हार्बर का बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर रेफ कैप्टन को कहता है कि जापान ने हम पर 350 प्लेन्स के साथ हमला किया था, जबकि हमारे पास तो सिर्फ 16 प्लेन हैं जिनसे हम हमला कर रहे हैं और हमारे इतने छोटे से हमले का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैप्टन जवाब देता है कि उन्होंने हम पर हथौड़े से हमला किया, लेकिन अगर हम अपने इस छोटे से हमले में भी कामयाब रहते हैं तो ये सिर्फ एक कांटा होगा जो जापान को चुभ जाएगा। और हाँ, एक बात सब याद रखो, जीत उन्हीं को मिलती है जिन्हें उस पर यकीन होता है और हम अमेरिका को इस जीत का यकीन दिलाएंगे। और फिर ये जापान पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जहाँ इनके शिप्स थे यानी
جہاں سے انہوں نے اپنے جہاز لے کر اڑنا تھا وہاں جاپان کے بہت زیادہ جہاز آ جاتے ہیں، وہاں جاپان کے بہت زیادہ شپ آ جاتے ہیں، اور اگر یہ اب یہاں سے اڑے تو یہ جاپان پر تو حملہ کر دیں گے لیکن اس سے آگے چائنا تک نہیں پہنچ پائیں گے فیول کی کمی کی وجہ سے۔ اصل میں ان کا ارادہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ پلین سے جاپان پر حملہ کر کے اور چائنا میں اتر جائیں گے، لیکن اگر یہ اس جگہ سے اڑیں گے تو چائنا تک پہنچتے پہنچتے ان کا فیول ہی ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے علاوہ ان لوگوں کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا، اور آخرکار یہ لوگ اپنے 16 کے 16 پلین لے کر وہاں سے نکل پڑتے ہیں اور جاپان پہنچتے ہی ٹوکیو کے اوپر بمباری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے یہ اپنے پلان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اب چائنا تک پہنچنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں سمندر کے اوپر سے ان کے پلین گزر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جس بات کا ان کو ڈر ہوتا ہے یعنی پیٹرول ختم ہونا، وہ ان کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن تبھی انہیں زمین نظر آتی ہے اور یہ وہاں پر جیسے تیسے لینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ریف اور اس کے دوست کا پلین نیچے اترتے اترتے ہی تباہ ہو جاتا ہے، اور یہاں انہیں بہت زیادہ جاپنیز سولجرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ ریف کے دوست کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے بیچ گولیوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ یہ بہت سارے جاپنیز کو مار بھی دیتے ہیں، اور اسی بیچ بہت زیادہ گولیاں لگنے کی وجہ سے ریف کا دوست بھی بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے۔ پھر ریف اس کے پاس آتا ہے اور اسے بتا ہی دیتا ہے کہ تم باپ بننے والے ہو، جسے سن کر اسے خوشی تو ہوتی ہے لیکن اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب میں نہیں بچوں گا۔ پھر ریف کا دوست ریف کو کہتا ہے کہ اب سے وہ بچہ تمہارا ہے، اور یہ کہتے ہی وہ اپنے ملک کے لیے شہید ہو جاتا ہے۔ اب آج سے پہلے امریکہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جیت کا جنون کیا ہوتا ہے، لیکن اب کے بعد ان کے اندر جیت کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے بعد سبھی فوجی اپنے ملک امریکہ واپس آ جاتے ہیں۔ ریف اپنے دوست کی موت کی خبر جب ایولن کو دیتا ہے تو وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان سبھی فوجیوں کو کافی عزت دی جاتی ہے اور انہیں میڈل دیے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے قربانی دی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ریف اور ایولن شادی کر لیتے ہیں، ان کا ایک بچہ بھی ہوتا ہے جو کہ ریف کے فرینڈ کا ہوتا ہے۔ جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر کے جو جنگ شروع کی تھی اس کا بدلہ لینے امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرائے اور اس جنگ کو ختم کیا۔ اس حملے میں تقریباً 3.5 لاکھ تک لوگ مارے گئے، جس وجہ سے جاپان کو غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے امریکہ سے صلح کر، اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔